हेलो एवरीवन, मैं सिट्टू कुमार आपको अपने पैराडाइज स्टडी में स्वागत करता हूं। मैं आज से जो है डेली साइंस का क्वेश्चन टॉपिक जो भी है 10th क्लास का उसको हम सॉल्व करेंगे और बारीकी से हर एक टॉपिक को डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले साइंस में हम लोग को अगर हम बीटीबीसी की बात करें तो उसमें साइंस को एक ही सब्जेक्ट 10th में एक ही सब्जेक्ट रखा है साइंस। ठीक है, विज्ञान के नाम से हमको एक ही बुक पढ़ना है। जबकि हमको भारतीय भवन की अगर हम बात करें तो उसमें साइंस को ना 3 भागों में बांट दिया है। फिजिक्स अलग कर दिया है, केमिस्ट्री अलग कर दिया है और बायोलॉजी अलग कर दिया है, जो कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विज्ञान होता क्या है, तो आप लोग 9th क्लास में अच्छे से विज्ञान के बारे में पढ़े होंगे। और विज्ञान के जो 3 भाग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। ठीक है, जिसको आपने अच्छे से डेफिनेशन के साथ में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़े तो इसको हम बता देते हैं, डील कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विज्ञान मतलब सीधा से याद समझिए ये बात कि आपके आसपास जितने भी वस्तुएं हैं उनके बारे में आप जो भी ज्ञान को एकत्रित करते हो, अर्जित करते हो, वो सबके सब क्या कहलाते हैं, विज्ञान कहलाते हैं। आपके आसपास में जितना भी है वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु जिसके बारे में आप ज्ञान इकट्ठा करते हो, अर्जित करते हो, वह क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। विज्ञान को 3 भागों में बांटते हैं, एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। क्लियर बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिजिक्स, अगर हम बात करें ना फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हम लोग डील करते हैं ऊर्जा की, एनर्जी की डील करते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री है तो इसके बारे में, इसमें हम लोग रसायन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, रसायन इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, जीव और जंतु। ठीक है, तो विज्ञान के 3 भाग होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपसे पूछा जाएगा कि फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो, फिजिक्स किसे कहते हो, तो आप लोग कहोगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे, भौतिक शास्त्र कहेंगे। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग रसायन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, रसायन संबंधी जितने भी आप रिएक्शंस पढ़ते हो, इक्वेशंस पढ़ते हो, सबका अध्ययन करोगे, उसे क्या कहोगे, रसायन शास्त्र कहोगे, केमिस्ट्री कहोगे। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप लोग जीव जंतु का अध्ययन करते हो, उसे क्या कहोगे, जीव विज्ञान कहोगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे। लेसन फर्स्ट जो है आपको केमिस्ट्री में, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये आपका चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर का नाम हम लोग ऐसे ही नहीं रख देते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान समय में आप लोगों ने जितने भी फिल्में देखी होगी उस सबका नाम, कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहे हैं कि कोई फिल्म का नाम ऐसे ही नहीं रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी KGF निकल रहा है, पुष्पा निकल रहा है, ये सब फिल्म में क्या है, जो उसमें कैरेक्टर दिखाया गया है उसी के अकॉर्डिंग उस फिल्म का नाम को, मतलब फिल्म का नाम रख दिया गया है। उसी तरह से चैप्टर में भी होता है। ठीक है, अगर आपका नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है तो इसके अंतर्गत जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग संकेत और सूत्र के द्वारा लिखेंगे, इसी के बारे में हमको इसमें क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ज्यादा इसमें कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी समझा नहीं है, फिलहाल हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चैप्टर का नाम है वह क्यों है, क्योंकि हमको इस चैप्टर के अंतर्गत हमें इसी के बारे में पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जैसे परिवर्तन, अगर हम परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन 2 तरह की होती है, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर साधारण परिवर्तन हो ना, जिसको हम लोग दोबारा से, मतलब जिस फॉर्म से बदले
उस फॉर्म में दोबारा ला देंगे, उस परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, और दोबारा उस फॉर्म में न लाए उसके लिए कोई अन्य प्रोसेस, अन्य प्रक्रिया अपनाई जाए। मतलब ला सकते हैं लेकिन साधारण तरीके से नहीं ला सकते हैं, जैसे हम लोग भौतिक परिवर्तन में लाते हैं साधारण तरीके से, लेकिन इसमें हम लोग साधारण तरीके से नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया। अभी रासायनिक मतलब रसायन, अभिक्रिया मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो एक या एक से अधिक, मतलब अकेले ही कोई तत्व हो या उससे अधिक कोई तत्व हो, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करके अपने से नए भिन्न गुण वाले, अपने से मतलब जिस तरह का गुण पहले है ना उससे अलग भिन्न गुण वाले पदार्थ का अगर निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लिए हैं, ठीक है, जो तत्व इन्वॉल्व है उसमें, उन तत्वों को संकेत और सूत्र के द्वारा अगर हम लिख देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के हम समझा रहे हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इसे हम पूरा लिखेंगे लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए हम संकेत में ही लिख रहे हैं, जबकि संकेत में हमको नहीं लिखना चाहिए, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर मुक्त अवस्था में रहेगा तो ये जलता है, मतलब खुद एक ज्वलनशील पदार्थ की तरह ये कार्य करता है। ठीक है, वायु के कांटेक्ट में आएगा इसको तो ये क्या करेगा, जलेगा। और ऑक्सीजन जो है वो किसी भी पदार्थ को जलने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, एक जलता है और दूसरा जलने में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन जैसे ही जब दोनों रिएक्शन कर लेता है तो हमें क्या मिलता है, H2O, जल मिलता है। क्या मिलता है, जल मिलता है, जो कि आग को क्या करता है, बुझाता है। तो जो पहले गुण था उससे भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण हुआ ना, तो इसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है बात। जैसे कोई भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये खुद जलता है, अभी तक हम ये बताए हैं, और ये जलने में मदद करता है, और जब दोनों रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, H2O, जो आग को क्या करता है, बुझाता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसे हमको नहीं लिखना था लेकिन लिखे है समझाने के लिए। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन के लिए हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मिलकर दोनों क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, नाम के फॉर्मेट, जो नाम है वो पूरा नाम लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब इसी को हम लोग संकेत और सूत्र के द्वारा लिख देंगे। संकेत और सूत्र समझ रहे हो, जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O होता है, और जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, अब बैलेंस करेंगे, इक्वेशन बराबर करेंगे, इधर एक हाइड्रोजन का एक अणु है, इधर दो अणु है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर 2 लगा देंगे, और ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन किधर है, ये संकेत और सूत्र हुआ, इसका संकेत लिख दिए, और जो बैलेंस हम किए ना, ये उसका समीकरण मतलब सूत्र कहलाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो संकेत लिख दिए और इसको जो बैलेंस किया ना, इसको सूत्र बोलेंगे। ठीक है, बैलेंस करने के लिए संकेत का उपयोग किए, सॉरी, हाइड्रोजन को लिखे नाम में, संकेत में, तो वो संकेत कहलाया, और बराबर किए तो वो बैलेंस कहलाया। ठीक है, मतलब सूत्र कहते हैं उसको। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब ये हम बोलना चाहते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करे और अपने से नए भिन्न गुण वाले, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था तो ये गैस के फॉर्म में है, और ऑक्सीजन है तो ये भी क्या है, गैस के फॉर्म में है, और नया जो यौगिक बना वो क्या है, जल, लिक्विड के फॉर्म में है। तो अपने से नया और उस अपने से नया गुण वाले यौगिक का निर्माण करे, तत्वों का निर्माण करे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बनाया, जल, तो इसको हम लोग बोल दिए केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और इसी को संकेत और सूत्र के द्वारा नीचे लिख दिए तो यह क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि केमिकल मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया वो कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, गुण क्या है, कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी, ये सब हमको धीरे धीरे बारीकी से एक एक करके डील करना है। ठीक है, हम इधर आ जाते हैं, आप लोग उधर समझ गए होंगे, अभी हम समझा रहे हैं। ठीक है, आपको इस पर प्रॉपर नोट्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, जहां से आप लोग डाउनलोड करके लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इधर हम लिखे H2+O और क्या बनाया, H2O, ये हम लिखे ना। तो देखो, जो रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भाग लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अच्छा से लिख देते हैं, साफ दिखना चाहिए। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेंगे उसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक, और परिणाम स्वरूप जो बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे।
ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो मतलब प्रतिफल इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिफल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे हम लोग बोलेंगे अभिकारक, रिएक्टेंट बोलेंगे, और उसके परिणाम स्वरूप जो नया तत्व बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से यहां तक सॉल्व। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता, मतलब कि टॉपिक है मेरा नया, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। इसको इधर नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में हमको इसमें डील करना है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोग समझिए इसमें होता क्या है। अब ये हमको बताना है कि इसके गुण क्या है, विशेषता क्या है, क्या होता है इसके अंदर की बात क्या क्या है, इसको हमको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें गैस रिलीज होती है। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, अगर कोई भी मतलब कोई नहीं, मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो रिएक्शन के बाद ना गैस को रिलीज करती है। जैसे अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की, किसकी बात करें, H2SO4, और इसको हम रिएक्शन करा दें अगर जिंक से या सोडियम मेटल से ही करा देते हैं। ठीक है, सोडियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो हो जाएगा क्या, Na2SO4 प्लस का H2 क्या है, गैस है, ये क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, रिलीज कर जाएगा। ठीक है, ये जो तीर चिन्ह दिए ना, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा गैस है वो बाहर की तरफ रिलीज कर रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, इस यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहला विशेषता ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है, गैस का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम लोग बैटरी अम्ल भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी अम्ल बोलते हैं। और जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दिए तो क्या बनाया, सोडियम सल्फेट बनाया, और हाइड्रोजन गैस से क्या कर गया, बाहर निकल गया, रिलीज कर गया, जो कि गैस के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे हम जो हाइड्रोजन सल्फेट के ऊपर दिए, सोडियम सल्फेट के ऊपर दिए, तो देखो इसमें पढ़ने वाली कुछ बड़ी बात नहीं होती है, बस आप बारीकी से ध्यान को समझोगे ना तो ये खुद से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ये है तुम्हारा SO4, ठीक है, तो SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फेट, क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। अब तुमको याद हो गया कि वो SO4 जो है ना वो सल्फेट है। अब इसके साथ में कोई भी मेटल जोड़ दो, वो उस मेटल के नाम के साथ में तुम जोड़ के उसका नाम पढ़ सकते हो। जैसे सोडियम था तो सोडियम सल्फेट हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एल्युमिनियम जोड़ दे, एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, बात आ रहा होगा समझ में अच्छे से। इसी तरह से भिन्न भिन्न तत्वों को हम जोड़ेंगे और उनको सल्फेट के साथ में नाम बोल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े वो गैस का उत्पत्ति, गैस की जो निर्माण हुई उसके बारे में पढ़े। अगला हम लोग पढ़ते हैं अवक्षेप का बनना। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम स्वरूप क्या होता है ना, कि अभिक्रिया संपन्न होने के बाद पेंदी में, मतलब कि बर्तन का जो निचला हिस्सा होता है ना उसको पेंदी बोलते हैं, तो वहां पे ना कुछ पदार्थ, नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं अवक्षेप का बनना। ठीक है, देखो जैसे अगर हम बोले कि इसको रिएक्शन करा दे, हम सोडियम क्लोराइड को रिएक्शन करा दें, ये 2 नंबर है। ठीक है, ध्यान से लिखोगे, अपना नोट्स बनाते रहोगे, और जो भी इसका डेफिनेशन है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके लिख सकते हो। जैसे सोडियम है तो इसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से करा दिए, किससे करा दिए रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा दिए। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, सिल्वर क्लोराइड, क्या प्राप्त होगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड, और क्या प्राप्त होगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। जो सिल्वर क्लोराइड है ना, जो सिल्वर क्लोराइड यही अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जो सामान्यतः दही के जैसा होता है। ठीक है, दही देखो ना तो वो ठोस होता है पूरी तरह से, ना वो लिक्विड होता है, मतलब जेली, प्लाज्मा अवस्था जानते हो ना, जेली, वही उसी के समान होता है ये, तो इस रूप में हमको ये पाया जाता है। क्लियर बात। तो पहला हम लोग पढ़े कि गैस की उत्पत्ति होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग दिखा दिए, और दूसरा पढ़े अवक्षेप का बनना, जिसमें हमको सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का निर्माण होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है। ये सब पॉइंट हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। जैसे उष्मा का निर्माण होना, हम क्या बोल रहे हैं, उष्मा का
निर्माण हो। जैसे आप चूना, आप लोग अपने गांव में देखे होंगे कि चूना को जब हम घर रखने वाला जो चूना होता है उसको जब हम लोग पानी में डालते हैं, घुलाते हैं, तो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया हो रही है ना, इस अभिक्रिया में उष्मा का त्याग हो रहा है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, उष्मा का त्याग हो रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, और आप घर में गर्मी के दिन अभी चल रहा है तो आप लोग रोजे सेवन करते होंगे। हम बात किसी का पता होगा, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। जब आप ग्लूकोज को पानी में घुलाते हो, ठीक है, तो ग्लास का जो सतह होता है ना, वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। मतलब ये कि उष्मा को ना ये अवशोषित कर लेता है। सॉरी। तो ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया, और बाकी का जो आगे का पॉइंट है उसको हम कल डील करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।